Hello students, I am Monica Bansal. I am from Meritorious School Patiala. Today I am going to discuss the topic amniocentesis. Students, amniocentesis टेक्निक को एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये टेक्निक किस लिए होती है बेटा? ये प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक है, यानी कि हम इन्फेंट की जो है डायग्नोसिस करते हैं, उसके एमनियोटिक सैक से हम फ्लूइड निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं फ्लूइड? ताकि उसके जो फीटल सेल्स हैं उसमें हम देख सकें कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है जी, और इस टेक्निक से हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, यानी कि फीटस का सेक्स भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। ठीक है जी, प्रोसीजर करते हैं हम बच्चे इसका। प्रोसीजर में क्या होता है? सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के साथ, यानी कि अल्ट्रासाउंड के साथ हमें ये देखना होता है कि बेबी कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, उसको बेबी की पोजीशन चेक करते हैं हम, उसकी लोकेशन चेक करते हैं फीटस की। ठीक है जी, ताकि उस पे जो उसको नीडल इंजर ना कर सके फीटस को। ठीक है जी, सो दो तरह की टेक्निक है, एक तो सिंगल नीडल टेक्निक है, एक डबल नीडल टेक्निक है। कोई भी टेक्निक जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एमनियोसेंटेसिस में। सो इसमें होता क्या है बच्चे? हम सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं, ठीक है जी, कि फीटस की लोकेशन कहाँ है, नीडल की इंसर्शन क्या है। सब कुछ चेक करने के बाद उसके बाद हम टेक्निक चूज करते हैं कि सिंगल नीडल टेक्निक यूज करनी चाहिए या डबल नीडल टेक्निक यूज करनी चाहिए। कोई भी नीडल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन की, फीटस की लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, या कौन सी नीडल इंसर्ट करनी है हमने, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो लेने के बाद हमने क्या करना है, टेक्निक यूज करनी है, और उसके थ्रू हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के हम उसे लेबोरेटरी में दे देते हैं ताकि वो क्रोमोसोम्स को चेक कर सके। ठीक है जी, अब हम डिटेल में इसका प्रोसीजर करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला इसका स्टेप कौन सा है? अल्ट्रासाउंड इवेल्यूशन। अल्ट्रासाउंड इवेल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड से हम चेक करते हैं कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, फीटल की लोकेशन क्या है, फीटस कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, एमनियोटिक फ्लूइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एमनियोटिक फ्लूइड मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने वही एमनियोटिक फ्लूइड तो निकालना है। ठीक है जी, तो इस सब चीज़ों का हम पता लगाते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्निक से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हम फीटस की लोकेशन वगैरह का पता लगाते हैं ताकि जो नीडल हम क्या करें, इंसर्ट करें, वो फीटस को ना लग जाए, फीटस को इंजरी ना हो जाए। उसके बाद हमें फीटस की लोकेशन पता चलेगी। उसके बाद हम प्रेपरेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में प्रेपरेशन में क्या करते हैं बच्चे? हम जो मदर होती है उसके एब्डोमेन को सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन करते हैं ताकि कोई भी जर्म उस पर ना लगा रह जाए। एक जेल लेते हैं, हम जेल अप्लाई करते हैं एब्डोमेन पे। ठीक है जी, और जेल अप्लाई करने के बाद एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन करने के बाद फिर वो मदर के यूट्रस जो है, एब्डोमेन जो है वो तैयार होता है। एब्डोमेन किसके लिए? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के लिए। उसके बाद हम नीडल इंसर्ट करते हैं। नीडल इंसर्ट करने में क्या होता है कि कोई भी टेक्निक जैसे मैंने आपको बताई, सिंगल नीडल या डबल नीडल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पहले तो फीटस की लोकेशन चेक करते हैं, उसके बाद हम नीडल इंसर्ट करते हैं। यूट्रस के वॉल से भी नीडल इंसर्ट हो सकती है, एब्डोमिनल वॉल से भी नीडल इंसर्ट हो सकती है। ठीक है जी, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो थोड़ा सा एमनियोटिक सैक क्या हो जाता है, उसका एरिया पंचर हो जाता है। वो बाद में अपने आप सील हो जाता है, अपने आप वो ट्रीट हो जाता है, रिपेयर हो जाता है बाद में। हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं बच्चे, 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड हमने निकालना होता है। 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड में से हम 2 ml एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों ये 2 ml एमनियोटिक फ्लूइड हम डिस्कार्ड करते हैं बच्चे? क्योंकि इस 2 ml एमनियोटिक फ्लूइड में मदर के ब्लड सेल होते हैं, मदर के ब्लड सेल का कुछ मिक्सचर होता है, तो इसलिए हम ये 2 ml एमनियोटिक फ्लूइड डिस्कार्ड कर देते हैं 20 ml में से, और रेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड को हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं ताकि क्या हो सके, उसकी एग्जामिनेशन हो सके, ताकि सारे क्रोमोसोम ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है। डायग्राम में ये फीटस डेवलप हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप मदर की वोम में, और फीटस के अराउंड इसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी में, एमनियोटिक सैक में एक तरह का फ्लूइड फाउंड होता है हमें, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड।
ये देखो एक बिल्कुल ही फाइन नीडल है जो हमने एमनियोटिक फ्लूइड तक, एमनियोटिक कैविटी तक इंसर्ट कर दी है। अब हमने यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकालना है। 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे बच्चे हम यहाँ से, और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। क्यों एग्जामिन करेंगे, देखेंगे हम क्यों इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, फीटल सेल्स होते हैं, और देखेंगे हम कि उस फीटल सेल्स के जितने भी डीएनए जीन हैं सब प्रॉपर है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सब चीज़ों को हम देखने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ से निकालते हैं, और इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, फोर्थ, पोस्ट प्रोसीजर रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस। यानी कि थर्ड स्टेप तक हमने क्या किया, फ्लूइड निकाल लिया 20 ml, उसमें से 2 ml फ्लूइड जो है वो डिस्कार्ड भी कर दिया। उसके बाद हम पोस्ट प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमने फ्लूइड निकाला है उसको हम क्या कर देते हैं, लेबोरेटरी में भेज देते हैं। लेबोरेटरी में वो क्या करते हैं, फीटल सेल को सेपरेट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और फिर सेल को कल्चर मीडियम में ग्रोन किया जाता है। ठीक है जी। कल्चर मीडियम में ग्रोन करने के बाद सेल को एग्जामिन किया जाता है कि सारे क्रोमोसोम में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अलग अलग तरह के जो सिंड्रोम है हमारे, जैसे डाउन सिंड्रोम चेक किया जाता है कि वो तो नहीं है, या एडवर्ड सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, अलग अलग जो क्रोमोसोम है उसको हम चेक करते हैं कि सब ठीक है। इस प्रोसीजर के बाद बच्चे पेशेंट को हम 24 आवर की रेस्ट में भेज देते हैं, यानी कि उसे घर में आराम करना होता है 24 घंटे के लिए। क्यों, ये 24 घंटे के जो आराम होता है, रेस्ट होता है, इसलिए करना होता है कि जो हमने नीडल इंसर्ट करी थी उसकी एमनियोटिक सैक में, वो एमनियोटिक सैक को थोड़ा सा पंचर कर देती है, थोड़ा सा क्या कर देती है, इंजर। सो इस दौरान 24 आवर के दौरान वो जो पंचर हुई एमनियोटिक सैक है वो क्या हो जाती है, अपने आप सील हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। ठीक है जी। रिप्लेनिश हो जाता है उसमें जो हमने 20 ml फ्लूइड निकाला था लिक्विड, 24 to 48 आवर्स में एमनियोटिक सैक में उतना ही 20 ml फ्लूइड दोबारा से बन जाता है। सो उसे रिपेयर करने के लिए कंडीशन को, या ये कहो कि ट्रीटमेंट देने के लिए, अपने आप जो है वो ट्रीट हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है, सारी सील हो जाता है, एमनियोटिक सैक जो रप्चर हुआ था वो अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाता है। इसको हम करने के लिए 24 आवर के रेस्ट में हम भेजते हैं, 24 घंटे के रेस्ट में पेशेंट को भेजा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, जैसे हमने प्रोसीजर करा, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक करी, उसके बाद 1 वीक के बाद मदर को फिर अल्ट्रासाउंड के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, क्या देखने के लिए कि जो उसका एमनियोटिक सैक रप्चर हुआ था, पंचर हुआ था, उसकी जो साइट है वो हील हुई है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो 99% हील हो जाती है, अपने आप रिपेयर हो जाती है, लेकिन अगर ना रिपेयर हो तो हमें उसको कुछ मेडिसिन के साथ रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसीजर था बच्चे एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में। अब हम करेंगे इसके क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, क्या क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसका, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है इन्फेंट का, हमें डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि कोई प्रोटीन है जो नहीं बन रहा फीटस की बॉडी में। ठीक है जी, कोई प्रोटीन नॉन फंक्शनल है। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि इन्फेंट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मल तो नहीं है जिसकी वजह से बेबी का कोई पार्ट या कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है जी। इस टेक्निक से हम बेबी का, इन्फेंट का सेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है बच्चे कि कैसे इस टेक्निक हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ड्रॉबैक करते हैं इसके। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इस टेक्निक का वो क्या है कि लोगों ने इसे फीमेल फिटिसाइड का क्या बना दिया, एक जरिया बना दिया। लोग क्या करते हैं, मोस्टली बेबी का सेक्स चेक करते हैं और उसके बाद अगर फीमेल होती है तो उसको क्या कर देते हैं, अवॉर्ड कर देते हैं। इस तरह से फीमेल फिटिसाइड के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, सारे के सारे केसेस इंक्रीज हो गए। तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया टोटली। ठीक है जी। एक एक्ट बनाया, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट बोलते हैं, 1994 में ये एक्ट बनाया। ठीक है जी।
और सारे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स और लेबोरेटरीज पे ये एक्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दी सबकी। अगर कोई भी इस एक्ट को नहीं मानता था तो उसको 50,000 रुपये का चार्ज दे दिया और 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 2 साल की उसको कैद दे दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता था, ठीक है जी। सो ये सारी जो चीज़ें की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा, इसलिए कि फीमेल फीटिसाइड के केस जो हैं वो रुक जाए, वो स्टॉप हो जाए, लोग सिर्फ सेक्स ही ना क्या करें फाइंड आउट। ये टेक्निक मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसी पर्पस के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक हमें क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के जैसी एक दूसरी टेक्निक भी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग, ठीक है जी, सीवीएस टेक्निक बोलते हैं बच्चे। वो भी बिल्कुल एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जैसी है, बस थोड़े से डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं जिसमें फीटल सेल होते हैं जो डायग्नोज होते हैं। सीवीएस में हम क्रॉनिक विलस सेल लेते हैं, ठीक है जी। क्रॉनिक विलस सेल जो है विलाई के सेल्स होते हैं, उसमें भी हम चेक कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सेकेंड डिफरेंस क्या है? जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है वो प्रेगनेंसी के 14 टू 16 वीक तक हो सकती है, लेकिन जो सीवीएस टेक्निक है वो प्रेगनेंसी के सिर्फ 8 टू 10 वीक की हो सकती है। 10 वीक के बाद हम सीवीएस टेक्निक यूज नहीं कर सकते। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक लेस रिस्की है, यानी कि इसमें मदर की लाइफ की इतने रिस्क नहीं है, लेकिन सीवीएस टेक्निक जो है वो मोर रिस्की टेक्निक है बेटा, ठीक है जी। अब मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगी। डायग्राम में आप देखना कि कैसे सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में डिफरेंसेस है। ये देखो बच्चे, ये डायग्राम है, इसमें ये जो ऊपर वाली है ये एमनियोसेंटेसिस है, ये नीचे वाली है क्रॉनिक विलस सैंपलिंग टेक्निक है, ठीक है जी। इसमें हमने फ्लूइड लिया है एमनियोटिक फ्लूइड, ये देखो जो ब्लू ब्लू कलर का है फीटस के अराउंड, यहाँ पे हमने नीडल इंसर्ट करी हुई है। ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये 14 टू 16 वीक तक हम ले सकते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो क्रॉनिक विलस सैंपलिंग है बच्चे, इसमें हमने क्या लिया है? ये क्रॉनिक विलाई, ये वाली जो पिंक कलर की दिखाई है, क्रॉनिक विलाई से हमने विलस सेल लेने हैं, ठीक है जी। सेम बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। क्रॉनिक विलाई से हम क्रॉनिक विलाई सेल लेते हैं, क्रॉनिक सेल लेते हैं, और ये वाले सेल जो है एमनियोटिक फ्लूइड के फीटल सेल लेते हैं, और इन दोनों को कहाँ भेजते हैं? लेबोरेटरी में, ताकि इनकी क्या हो सके? टेस्ट हो सके, बायोकेमिकल टेस्ट हो सके। सेल कल्चर करते हैं इसको, और सारे इसमें बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर और बायोकेमिकल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम फाइंड आउट कर सके कि फीटस में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। सो ये टेक्निक है, दोनों का पर्पस सेम है, बट ये जो 2-3 डिफरेंसेस हैं ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है जी। कि वहाँ से हम एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हैं, यहाँ से क्रॉनिक विलाई से हम सेल्स लेते हैं, और वो 14 टू 16 वीक के लिए यूज की जाती है एमनियोसेंटेसिस, और सीबीएस कितने वीक में यूज होती है? प्रेगनेंसी के 8 टू 10 वीक में यूज होती है, ठीक है जी। एमनियोसेंटेसिस थोड़ी सी लेस रिस्की है, और सीबीएस जो है वो ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए डॉक्टर्स जो है एमनियोसेंटेसिस को ज़्यादा रेफर करते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है बच्चे। आराम से परफेक्टली नोट्स बनाना। थैंक यू वेरी मच।